हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है अमीन्स, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद का चैप्टर है। और इसमें आपके पास सबसे पहले क्लासिफिकेशन आ जाती है। अगर हमारे पास नाइट्रोजन के पास 2 H हैं तो हम इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। अगर एक H है तो हम इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमीन। और अगर हमारे पास कोई भी H नहीं है तो हम इसे बोलेंगे 3 डिग्री अमीन। और इसी तरीके से हम इसको 1 डिग्री वाले को अमीनो, और 2 डिग्री वाले को इमीनो, और 3 डिग्री वाले को टर्शियरी नाइट्रोजन भी बोलते हैं। बेसिकली जो अमीन्स हैं वो अपने को प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स हैं, इनमें अपने को मिल जाता है। अच्छा, प्रोटीन्स और विटामिन्स हमारे सिलेबस में भी है, मतलब ये जो प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स हैं ये हमारे पास सिलेबस में भी हैं। फिर हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। हाँ जी, तो प्रिपरेशन में हमारे पास ये आता है, जो हमारे नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रो कंपाउंड NO2। अगर हम नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन करवा दें, मतलब RNO2, जैसे NO2 है तो NO2 की अगर हम रिडक्शन करवा दें तो अपने को रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो H आएगा वो क्या करेगा, O को हटाएगा और H को लगा देगा। तो यहाँ से हमारे पास एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो काम हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई एक्टिव मेटल प्लस HX हो, जैसे हमारे पास SN प्लस HCl है, तो वो एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों को रिडक्शन कर देता है। इसी तरीके से हमारे पास HNCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl भी हम यूज़ कर लेते हैं। तीसरा केस सबसे इम्पोर्टेंट है। तीसरा केस थोड़ा सा आपको अलग से समझना पड़ेगा। तीसरे केस में हमारे पास ये है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जिसको आप ये ला भी बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एरोमेटिक को तो कर देता है, सॉरी एलिफेटिक को तो अमीन्स में कर देता है, लेकिन एरोमेटिक में दिक्कत आती है। एरोमेटिक में ये एजोबेंजीन बनाता है। बेसिकली ये जो एजो ग्रुप होता है, एजो ग्रुप का एजो का मतलब होता है 2 नाइट्रोजन। एजो का मतलब होता है 2 नाइट्रोजन। तो अब चूंकि एजो के इधर उधर बेंजीन है तो हम इसे क्या बोल देते हैं, एजो बेंजीन बोल देते हैं। तो बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में एरोमेटिक अमीन्स नाइट्रो ग्रुप को अमीन ग्रुप में चेंज नहीं करता है, वो बेसिकली एजो में करता है। इसका क्या मैकेनिज़्म है वो हम इन चीज़ों में पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमसे सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन या कन्वर्जन पूछी जाती है, तो उसके लिए हमारे पास ये रिएक्शन अवेलेबल है। दूसरे नंबर पर आपके पास एक नेम रिएक्शन आ जाती है, जिसको आप हॉफमन अमोनोलिसिस बोलते हैं। इस बेसिकली ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें C और X का बॉन्ड टूट जाता है। तो देखिए, बहुत ही आसान चीज़ है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये है हमारे लिए NH3 और इसके ऊपर है लोन पेयर, और ये R है X। आप जानते ही हैं कि X पर नेगेटिव है और R पर क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो R पे अटैक मारेगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है। NH3 क्या चीज़ है, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल है। तो NH3 ने बैक अटैक मारना है R पर, क्योंकि R हमारा पॉजिटिव है और X नेगेटिव है। तो होगा क्या, ये जो आपका X है ये निकल जाएगा और साथ में एक H भी निकल जाएगा, मतलब ये हर बार HX निकल जाएगा। इसका मतलब अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, R को लगाइए, H को हटाइए। सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है। जब तक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और H है तब तक ये काम होता रहेगा। H को हटाइए, R को लगाइए, सिर्फ और सिर्फ ये काम अपने को करना है। तो ज़रा इसमें देखें, मैंने यही कोशिश की है। नाइट्रोजन के लोन पेयर ने अटैक किया है और HX निकल जाता है, तो पीछे बन जाता है RNH2। अब ये RNH2 फिर से अटैक कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर है। फिर HX निकल जाएगा, फिर 2 डिग्री अमीन बनेगा, फिर 3 डिग्री अमीन बनेगा, और फिर हमारे पास क्वाटनरी साल्ट बन जाएगा। क्वाटनरी का मतलब ये कि जिसमें 4 हैं, नाइट्रोजन के ऊपर 4 बॉन्ड बना रखे हैं, और अमोनियम साल्ट है मतलब पॉजिटिव है। अब इस रिएक्शन की ख़राब बात क्या है, ज़रा वो भी देख लेते हैं। इसकी लिमिटेशन बोल दीजिए, जो मैंने नोट में लिखा है। नोट में मैं लिखवा रहा हूँ आपको, नोट अ गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन एज मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन। देखिए, ये बोर्ड लायक क्वेश्चन भी है कि हॉफमन अमोनोलिसिस एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें अपने को मिक्सचर मिल जाता है। लेकिन अगर हम इसमें अमोनिया को एक्सेस में कर दें तो 1 डिग्री मेजर हो जाता है, और अगर RX को मेजर कर दें, अगर हम RX को मेजर कर दें तो हमारे पास साल्ट है वो मेजर बन जाता है। तो दोनों ही अपने पास अलग अलग कंडीशन है भाई। अगर RX को एक्सेस में करोगे तो साल्ट बन जाएगा, और अमीन ये अमोनिया को एक्सेस में करोगे तो 1 डिग्री बन जाएगा।
फिर दूसरा आता है हमारे लिए नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। देखिए नाइट्राइल की रिडक्शन करने से 1 डिग्री मिलता है और आइसोनाइट्राइल की रिडक्शन करने से 2 डिग्री मिलता है। तो रिडक्शन में क्या होता है, अपने को रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होते हैं। H2 रेनी निकल है, सोडियम HgC2H5OH है, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में नेगेटिव पार्ट हटता है और हाइड्रोजन लगता है। जैसे क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये है, आप जानते हैं यहाँ पर ये साइनाइड ग्रुप है, नाइट्राइल बोलते हैं इसको। यहाँ भी H लगा दो, यहाँ भी H लगा दो, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल में। फिर से H लगा दो, फिर से डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल में। तो बेसिकली होगा क्या, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाता है। अब रिडक्शन नहीं होगी, मतलब हमारे पास कार्बन पे कितने H लग जाएंगे, कार्बन पे 2 H लग जाएंगे, और नाइट्रोजन के पास भी कितने H लग जाएंगे, 2। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH2NH2। ये बनेगा हमारे लिए CH2NH2। मतलब रिडक्शन में डबल ट्रिपल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाता है और डबल सिंगल में, उसके बाद रिडक्शन नहीं होती है। तो ये चीज़ें थी भाई। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर हम सोडियम Hg वाला केस लेते हैं तो इस रिएक्शन को हम मेंडियस रिडक्शन भी बोल देते हैं। इसी तरीके से आइसोनाइट्राइल में 2 डिग्री बनता है। रिड्यूसिंग एजेंट हमने जो ऊपर लिखे थे वही है। अब नाइट्रोजन चूँकि बीच में है तो नाइट्रोजन बीच में ही रहेगा। अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए एक ही H चाहिए इसको, तो यहाँ पर हमारे लिए 2 डिग्री बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं, हाइड्रोलिसिस किसकी भाई, आइसोसाइनाइड की, तो RNC है। तो मैं जरा लिख देता हूँ, मैं जरा बताइए, देखिए ये कहानी कुछ ये है, ये ग्रुप है। अब देखिए अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस में H+ होगा और OH- होगा। तो अब H कहाँ जाएगा और OH कहाँ जाएगा, ये बात तो समझनी है। देखिए नाइट्रोजन नेगेटिव होता है और कार्बन पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ। तो OH जो है, OH जाएगा C के ऊपर और H जाएगा N के ऊपर। हाइड्रोलिसिस में यही काम होता है, H जाएगा N के ऊपर और OH जाएगा C के ऊपर। तो उसे हमारे पास बनेगा क्या भाई, उसके बाद हमारे पास ये बनेगा कि ये जो कार्बन है, कार्बन जो है वो तो COOH को रख लेगा, इस तरह से COOH को रख लेगा, और N के साथ हमारे पास H रहेगा। तो बन जाएगा RNHCOOH। फिर से अगर हाइड्रोलिसिस होती है तो यहाँ से ये RNH2 टूट जाता है। तो ये जो आपका RNH2 है ये टूट जाता है, अलग हो जाएगा और बगल में फ्री हो जाएगा HCOOH। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम हाइड्रोलिसिस को थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे मैं यहाँ पे नोट में लिखवाने की बात कर रहा हूँ, इफ़ अल्काइल साइनाइड इज़ ट्रीटेड, और वो भी अल्कोहल के साथ, मतलब आपने C6H5CN यूज़ किया है और अब की बार हाइड्रोलिसिस में आपने अल्कोहल ले लिया, तो बस हमें कुछ नहीं करना, उसमें भी जैसे हमने पहले किया था। अब की बार क्या होगा, ये है ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे है, और CH3OH है। तो बस आप ये देख लीजिए, CH3O पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, H पे कौन सा है, पॉजिटिव। बस आपको नेगेटिव को पॉजिटिव को देना है और पॉजिटिव को नेगेटिव देना है। तो अब देखिए नाइट्रोजन पर नेगेटिव है तो वो किसको उठाएगा, वो उठाएगा H को, और OCH3 जो है वो उठाएगा C को। तो कुछ इसी तरह से हमारे पास काम हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमें थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। देखिए तो कार्बन के पास क्या आ चुका है, कार्बन के पास आ चुका है OCH3, और चूंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होता है तो साल्ट बन गया इधर से, और फिर हाइड्रो मतलब बॉइलिंग वाटर से ये जो C है वो डबल बॉन्डेड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला लेक्चर ख़त्म होता है।